नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ समानता की अवधारणा का नेक्स्ट वीडियो। ये हमारा चतुर्थ वीडियो है। इसमें आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता और समानता में संबंध। बच्चों, स्वतंत्रता और समानता में के बीच में कोई विरोध है अथवा वे एक दूसरे के पूरक भी हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस बात से हम देख सकते हैं कि इन शब्दों को किन अर्थों में हम प्रयोग करते हैं। यदि हम उसके स्वतंत्रता को असीम स्वतंत्रता के रूप में अगर प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से वो एक दूसरे के विरोधी दिखेंगे। यदि हम स्वतंत्रता को सकारात्मक अर्थ में लेकर चलते हैं तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हमें दिखाई देंगे। तो इन दोनों ही विचारों को हम देखते हुए हम बात करते हैं आपसे कि यह विचार की समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं। लॉर्ड एक्टन है, वो कहते हैं कि समता स्थापित करने की लालसा ने स्वतंत्रता की आशा को निराशा में बदल दिया है। समता स्थापित करने की लालसा ने स्वतंत्रता की आशा को निराशा में बदल दिया है। लॉर्ड एक्टन और जूलियन हक्सले जैसे लेखक स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। संपत्ति के अधिकार को वे जीवन की सुरक्षा के बाद दूसरा स्थान देते हैं। उनका कहना है बच्चों कि व्यक्ति को कोई भी कार्य व्यापार करने की छूट होनी चाहिए। वस्तुओं का उत्पादन, उन्हें मनमानी कीमत पर बेचना और मजदूरों से समझौते के अनुसार कितना भी काम ले सकना, ये सब व्यक्ति के निजी मामले हैं। इन पर कानूनी प्रतिबंध उचित नहीं है। यदि समता स्थापित करने की चाह में राज्य इन मामलों में हस्तक्षेप करने लगे तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। लॉर्ड एक्टन और जूलियन हक्सलिन जैसे विद्वानों का कहना है कि हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि स्वतंत्रता बनी रहे और इसके लिए भले ही हमें समानता के सिद्धांत को छोड़ना पड़े। तो ये समानता का कैसा सिद्धांत है? ये समानता का स्वतंत्रता का कैसा सिद्धांत है? ये स्वतंत्रता की असीम स्वतंत्रता को ये व्यक्त करता है कि समता स्थापित करने की लालसा ने स्वतंत्रता की आशा को निराशा में बदल दिया है। अर्थात सभी लोग समान होंगे। इसके लिए लॉर्ड एक्टन कहता है कि सभी लोग समान हो। इसके अर्थ क्या निकलता है कि स्वतंत्रता जो है हमारे लिए निराशा में बदलेगी, यानी सभी लोग जो है स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे, ऐसा लॉर्ड एक्टन कहते हैं। और जूलियन हक्सले भी यही बात कहते हैं। दोनों स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। संपत्ति का अधिकार जो जीवन की सुरक्षा के बाद दूसरा स्थान आता है, उसमें इन्होंने कहा कि व्यक्ति को कोई भी कार्य व्यापार करने की छूट होनी चाहिए, कि व्यक्ति जो है अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, जीवन की सुरक्षा के लिए वह कोई भी कार्य व्यापार कर सकता है, कोई भी उद्योग धंधे खोल सकता है। वस्तुओं का उत्पादन, उन्हें मनमानी कीमत बेचना, मजदूर समझौते के अनुसार कितना काम लेना है नहीं लेना है, ये सब उसके निजी मामले हैं। इस पर कोई भी किसी प्रकार का कानूनी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, अर्थात राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, चाहे उसके लिए समानता के सिद्धांत की तिलांजलि ही क्यों ना देनी पड़े, ऐसा लॉर्ड एक्टन और जूलियन हक्सले कहते हैं। तो क्या कि यह विचार कि समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी है, इन दोनों को लेकर के लॉर्ड एक्टन और जूलियन हक्सले जो हैं अपना मंतव्य रखते हैं। कई समकालीन लेखकों जैसे आइजिया बर्लिन, फ्रेडरिक हेयर, मिल्टन फ्रीडमैन की भी यही धारणा है कि वितरणात्मक न्याय या समानता के छलावे में आकर परिश्रमी और प्रतिभाशाली लोगों की स्वतंत्रता सीमित करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया, वितरणात्मक न्याय क्या होता है? ऐसी न्याय व्यवस्था जिन पूंजीपतियों के पास अतिरिक्त धन है वो अपने धन को टैक्स के रूप में सरकार को दे, राज्य को दे, और उससे होने राज्य को होने वाली उस आय से वह जन कल्याण के लिए लगाए। राज्य तो इसमें ये जो विचारक हैं बर्लिन, जिसमें हम आइजिया बर्लिन, हेयक और फिटमेन की बात करते हैं, तो वो वितरणात्मक न्याय को उचित नहीं मानते। क्या कहते हैं कि समानता का छलावा, मतलब समानता को बनाए रखने के लिए हम उन लोगों की जो परिश्रमी है, प्रतिभाशाली हैं, उनके साथ हम अन्याय करते हैं, उनको हम स्वतंत्रता से वंचित करते हैं। जिन्हें चलने के लिए भी बैसाखियों का सहारा लेना हो, वे राज्य की मदद से आकाश में नहीं उड़ सकते। कहने का मतलब जो व्यक्ति चलने के लिए बैसाखी से चलना चाहते हैं, अपना जीवन या अपने व्यक्तित्व का विकास बैसाखी के माध्यम से करना चाहते हैं, तो राज्य की मदद से वे आकाश में उड़ पाएंगे ऐसा संभव नहीं है। या ऐसे किसी किसी व्यक्ति विशेष की मदद से या किसी अन्य संस्था की मदद से वे उड़ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा इन विचारकों ने कहा है। इन लेखकों ने स्पर्धा और मुक्त बाजार का गुण
गुणगान किया है और उनके अनुसार संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता में ही अन्य स्वतंत्रताएं समाहित हैं। कहने का मतलब है कि जब मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था रहेगी, फ्री मार्केट रहेगा, कंपटीशन रहेगा, तभी व्यक्ति जो है अपनी स्वतंत्रता को, अपनी संपत्ति को, इन सबको अर्जित कर सकता है। संपत्ति को अर्जित करेगा तो स्वतंत्र भी रह पाएगा। और मिल्टन फ्रीडमैन तो यह भी कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता की अनिवार्य शर्त क्या है? आर्थिक आजादी। जब तक आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता विद्यमान नहीं रह सकती है। फ्रेंच विचारक हैं, वो कहते हैं, फ्रेंच विचारक हैं ने लोकतंत्र विशेषकर अमेरिकी गणतंत्र की सराहना की है, पर राजनीतिक क्षेत्र में समानता यानी बालिग मताधिकार को उचित नहीं ठहराया है। और डी टाकविले हैं, वो कहते हैं कि मालिक मताधिकार के कारण अयोग्य व्यक्ति भी चुन लिए जाते हैं। उनके अनुसार लोकतंत्रीय देशों का एक बड़ा समूह प्राय प्रबुद्ध और ज्ञान संपन्न अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति तिरस्कार का भाव रखता है। इसलिए द टाकविले ने बहुसंख्यकों के शासन को बहुसंख्यकों की निरंकुशता का नाम भी दिया है। या बहुसंख्यकों का शासन कौन सा होता है? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र क्या है? निरंकुशता का शासन भी हो सकता है। तो बच्चों, समझने वाली बात इसमें यह है कि जो समानता और स्वतंत्रता को विरोधी समझते हैं, वो सिर्फ समानता की अपेक्षा स्वतंत्रता पर ज्यादा जोर देते हैं। और वो कहते हैं कि राज्य को किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कार्यों को करेगा जिसमें लोगों की सुरक्षात्मक कार्यवाही हो, विदेशी आक्रमण से सुरक्षा हो सके। सिर्फ इन्हीं कार्यों में हस्तक्षेप करे। आर्थिक आजादी, फ्री ट्रेड, फ्री मार्केट, इन सभी को अप्लाई करने पर वह ज्यादा जोर देते हैं। और जिससे हर एक व्यक्ति जो है संपत्ति अर्जित कर सकता है और अपनी स्वतंत्रताओं को भी वह अर्जित कर सकता है। उन स्वतंत्रताओं को से भी वह परिपूर्ण हो सकता है। और इसी को ही फ्रीडमैन आगे कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता या राजनीतिक समानता जो है तभी प्राप्त हो सकती है जब आर्थिक आजादी होगी, आर्थिक स्वतंत्रता होगी। तो इन सभी में हमने ये देखा कि दोनों ही जो है स्वतंत्रता और समानता के विरोधी हैं और स्वतंत्रता को अधिक बल देते हैं। और आती है जब बात बालिग मताधिकार की, तो बालिग मताधिकार के लिए भी उन्हीं व्यक्तियों को योग्य समझा जाता है जो पूंजीपति हैं, जो शिक्षित हैं, अल्पसंख्यक और जो ज्ञान में अल्पसंख्यक हैं या जिन्हें बुद्धिहीन है, उनका उन व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित करने की बात की गई है। और इन्होंने ये भी कहा है कि लोकतांत्रिक देशों का एक बड़ा समूह प्राय प्रबुद्ध और ज्ञान संपन्न अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति तिरस्कार का भाव भी रखता है। इसीलिए उन्हें जो मत देने का अधिकार है वो नहीं दिया जाता है। और टाकविले ये भी कहते हैं कि जब बहुसंख्यकों की शासन की बात होती है, तो बहुसंख्यकों की शासन जो है बहुसंख्यकों की निरंकुशता का नाम से उसे संबोधित करते हैं। द टाकविले। अब बात आती है बच्चों, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें क्या बात बताई गई है कि जब तक हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती तब तक समानता प्राप्त नहीं होती। समानता जहां होगी वहां स्वतंत्रता विद्यमान होगी। जो लोग स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी समझते हैं, वे कुछ थोड़े से लोगों की ही स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हैं। कुछ विशिष्ट लोगों की, कुछ अभिजात वर्गों की, एलिट वर्ग जिसे हम कह सकते हैं। जिस समाज में भारी आर्थिक विषमताएं हो, जहाँ कुछ धर्मों या संप्रदायों के लोग दूसरों को हीन मानते हो, जहाँ महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम अधिकार प्राप्त हो, जहाँ एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता हो, वहां कैसी स्वतंत्रता और कैसी मुक्ति? किसी समाज में कहाँ तक स्वतंत्रता है, हमें इसका पता इस बात से लग सकता है कि समाज के अधिकांश लोगों को अपने विकास के लिए क्या क्या सुविधाएं मिली हुई हैं। अधिकांश लोगों को सुख सुविधाएं जुटाने के लिए हमें इन सिद्धांतों को अपनाना होगा, जैसे कि अवसरों की समानता, सामाजिक समानता, कानून के समक्ष समानता आदि। समानता स्वतंत्रता की शत्रु नहीं, उसकी एक अनिवार्य शर्त है। और इन्हीं बातों को हम चर्चा करेंगे आगे। तो अवसरों की समानता की बात ये कहती है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए अवसर मिलने चाहिए, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटी उसे मिलनी चाहिए। सामाजिक समानता, जिस समाज में वह रहता है उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। कानून की समक्ष समानता, हर एक कानून, हर एक राज्य, हर एक देश के लिए कि ये एक प्राथमिक एक कार्य है कि जिसके अंतर्गत हर एक व्यक्ति जो है उसके समक्ष जो है समान होगा, इक्वल होगा, तभी जाकर के वह स्वतंत्र रह सकता है, समान रह सकता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ
अनिवार्य शर्त के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि समानता स्वतंत्रता जो है वो शत्रु नहीं होती, वो एक दूसरे की अनिवार्य शर्त है। अभी इन बातों को हम विस्तृत रूप से विचार करते हैं। सबसे पहले आर्थिक समानता की बात आती है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। बिल्कुल सही बात है। नागरिकों को केवल वोट देने का अधिकार मिल जाने से ही लोकतंत्र की स्थापना नहीं होती है बच्चों। यदि बेकारी के कारण समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग भूख और दरिद्रता का जीवन बिता रहा है, तो उसके लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का मूल्य है। उसके लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का मूल्य क्या है? जब उसके पेट में भूख है, दरिद्रता है, तो वह कैसे राजनीतिक मुद्दों को वह समझ पाएगा, राजनीतिक मुद्दों की चर्चा कर पाएगा। हॉब्सन कहते हैं थोथी स्वतंत्रता से क्या लाभ, उन उससे न भूख मिट सकती है और न ही प्यास मिट सकती है। तो ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करने से कोई मतलब नहीं जब तक आर्थिक स्वतंत्रता विद्यमान नहीं होती, स्थापित नहीं होती है। तो सबसे अधिक समझने वाली बात क्या है कि इसमें आपको ध्यान रखना है कि थोथी स्वतंत्रता को किस रूप में इंगित किया गया है और ये किसने इंगित किया है, हॉब्सन ने। तो आपको ये याद रखना है। और इसके बाद बात आती है, जब ज्यादातर लोग गरीब हैं, तो थोड़े से धनी व्यक्ति गरीबों को वोट खरीद कर ज्यादा 50 आदमियों के को अपने हाथों में लेकर स्वयं विधानसभा में पहुंच जाएंगे। फलस्वरूप विधानमंडल में आम लोगों के प्रतिनिधि नहीं होंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। जब तक सभी को भोजन, वस्त्र, आवास की सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेतों को राजनीतिक स्वतंत्रता भले ही मिल गई हो, पर आर्थिक समानता अभी भी उनसे कोसों दूर है। और दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था पर आज भी श्वेतों का कब्जा बना हुआ है, और प्रचार माध्यमों और प्रशासनिक सेवाओं पर भी श्वेतों का वर्चस्व कायम है। 50% से ज्यादा अश्वेत आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जबकि गोरे अल्पसंख्यक भव्य इमारतों में रहते हैं। ऐसे समाज को स्वतंत्र समाज कैसे कहा जा सकता है बच्चों? लासी कहते हैं कि जिस समाज में धनी और निर्धन मौजूद हैं, वह हमेशा दो वर्गों में, मालिक और दास में बटा रहेगा। और सभी को रोजगार देना, जनता के जीवन स्तर को उठाना, महंगाई को नियंत्रण रखना, खेतों और कारखानों की पैदावार को बढ़ाना, इन सब बातों का आर्थिक प्रगति से सीधा संबंध होता है। वास्तव में इन बातों का राजनीतिक स्थिरता से भी गहरा संबंध है। और परेटो कहते हैं कि समाज से किसी भी वर्ग को थोड़ा ऊंचा उठाने के लिए राज्य धनी वर्ग से उसकी संपत्ति का एक बड़ा भाग छीन सकता है। मतलब उसको टैक्स के रूप में राज्य जो है अपने पास ले सकता है, और उस आय से, उस राज्य को होने वाली उस आय से वह लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी कार्यों में लगाएगा। और वह उन लोगों के लिए जो दीनहीन है, गरीब हैं, जिन्हें इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असम कैपेबल नहीं है, उन लोगों को ये सभी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। रोटी, कपड़ा, मकान, आवास की सुविधाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य। सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना शोषण समाप्त नहीं हो सकता। बहुत से देशों के संविधानों ने, जिनमें भारत भी शामिल है, एक मानव को दूसरे मानव द्वारा शोषण समाप्त कर दिया है। अभिप्राय यह होता है बच्चों इसका कि मानव का क्रय विक्रय तथा किसी भी व्यक्ति से बेगार अथवा जबरदस्ती काम लेना गैर कानूनी घोषित किया गया है। किंतु जब तक आर्थिक विषमताएं, दरिद्रता मौजूद रहेंगी, तब तक बेगार लेने की प्रथा और मानव शरीर का क्रय विक्रय समाप्त नहीं हो सकता है। इसलिए इन विषमताओं को दूर करना सबसे पहली प्रायोरिटी हो जाती है सरकार के लिए। लास्की कहते हैं कि जिस समाज में असमानताएं हैं, वहां जब कभी कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की मांग उठाएगा, तो शक्तिशाली लोग उसे ललकारेंगे और उसका विरोध करेंगे। तो लास्की ने ये सही कहा है कि जिस समाज में असमानता है, इसलिए असमानताएं खत्म हो जानी चाहिए, समानताएं स्थापित हो जानी चाहिए। जहां असमानताएं होंगी, वहां जब कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की मांग उठाएगा, तो शक्तिशाली लोग जो है उसको ललकार करके उसको विरोध करेंगे और उसको दबा देंगे। इसलिए शोषण को रोकने के लिए सामाजिक समता अत्यंत आवश्यक है। ये जरूरी है कि जाति, मजहब, भाषा, लिंग भेद के आधार पर कोई भी व्यक्ति शिक्षा या रोजगार के अवसरों से वंचित नहीं किया जाए और समाज में उसके साथ समान बर्ताव किया जाए। तीसरी बात आती है, आर्थिक समानता के बिना कानूनी समानता का अधिक मूल्य नहीं है। कानून के समक्ष जिस प्रकार से आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है, राजनीतिक समानता का कोई मूल्य नहीं है, उसी प्रकार से कानूनी समानता का भी कोई मूल्य नहीं है। कानून के समक्ष समानता का अर्थ सिद्धांत कई प्रकार से महत्वपूर्ण है, और कोई भी व्यक्ति कानून से परे या उससे ऊपर नहीं है।
ये सिद्धांत तभी सभ्य राज्यों में प्रचलित होता है, परंतु हर कोई जानता है कि अदालती फीस और वकीलों की ऊंची फीस के कारण गरीब लोग अदालतों में नहीं पहुंच पाते हैं। यदि धनी लोग अपने मामलों की पैरवी ज्यादा चतुर और ज्यादा महंगे वकीलों द्वारा करा सकने की स्थिति में होते हों, तो अमीर गरीब दोनों कानून के समक्ष समता कैसे हम उसको मान सकते हैं। आर्थिक समानता के बिना कानूनी समानता का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, और कई देशों में इसलिए ऐसी समितियां बनाई गई हैं जो गरीब लोगों को निःशुल्क और कानूनी सहायता देती हैं। ये जरूरी है बच्चों कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने किसी कानून को भंग न किया हो। इतना ही नहीं, बल्कि कानून भी न्याय संगत होने चाहिए। स्वतंत्रता की सर्वोत्तम गारंटी यह है कि सरकार असीमित अधिकारों का प्रयोग न करे। उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता समानता परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। प्रोफेसर पोलार्ड कहते हैं, स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक समाधान है, वह है समता का विस्तार करना। सभी देशों में विषमताएं मौजूद हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास वहां चल रहा है, और कई विषमताएं नस्ल के आधार पर हैं, कई मजहब, भाषा, भौगोलिक स्थिति या संस्कृति के कारण। भारत की स्थिति ज्यादा विषम है, इसलिए कि हमारे यहाँ मजहबी, भाषाई, क्षेत्रीय, आर्थिक विषमताओं के साथ साथ जाति व्यवस्था की विषमता भी है। जॉन रॉल्स ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ न्याय के सिद्धांत, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में भी ये लिखा है कि कोई भी सामाजिक नीति तभी से न्यायपूर्ण हो सकती है जब सुविधा वंचित वर्गों को विशेष प्राथमिकताएं दी जाए। मतलब सभी सुविधाएं जो हैं वंचित वर्गों को दी जाए, तभी ये स्थिति जो है, सामाजिक स्थिति जो है, वो न्यायपूर्ण हो सकती है, अन्यथा नहीं हो पाएगी। तो आर्थिक समानता के बिना, मतलब जब तक समाज में आर्थिक समानता नहीं होगी, कानूनी समानता का कोई मूल्य नहीं है बच्चों। आर्थिक समानता इस लिहाज से, क्योंकि पूंजीपति वर्ग न्याय प्राप्त करने के लिए वकीलों को, जजों को ऊंची फीस दे सकता है, घूस दे सकता है, और एक जो गरीब मजदूर है, गरीब व्यक्ति है, वंचित वर्ग है, उसके पास इस तरह का देने का जो इस तरह की जो ऊंची ऊंची फीसें हैं वो देने के लिए वह समर्थ नहीं है। इसलिए बहुत सी जगह तो ऐसी भी व्यवस्था की गई है, कुछ कमेटियां गठित की जाती हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं गठित की जाती हैं जिनके द्वारा कानूनी सलाह दी जाती है उन्हें, उन गरीब लोगों को, उन दीनहीन लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है। और अब भारत में तो यह भी प्रक्रिया है कि उन लोगों के लिए सरकारी वकील करने की भी सुविधा दी जाती है सरकार के द्वारा। तो बच्चों, अगर जब तक समाज में इस प्रकार की समानताएं नहीं होंगी, आर्थिक समानताएं नहीं होंगी, तो कानूनी समानता बिल्कुल ही मूल्यहीन हो जाएगी, उसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। तो इसमें पोलार्ड जो कहते हैं स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही समाधान है, वह है समता का विस्तार करना, तभी स्वतंत्रता जो है स्थापित हो पाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट हमें आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक और विरोधी बताए गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम समानता और न्याय के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, और धन्यवाद एंड नमस्कार।